हेलो, नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 के हिंदी विषय के 100 सवाल आपके सामने लाया हूं, जो राजस्थान बोर्ड 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम इन 100 सवालों को पढ़ते हैं, इनके उत्तरों को देखते हैं और ये सवाल आप के कक्षा 10 की जो 2024 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा होगी उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अब हम देखते हैं इन सवालों को और क्वेश्चनों को। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो देखिए, जो आपके पहला क्वेश्चन रहेगा, वैसे पहला उपसर्ग और प्रत्यय से है। इनमें 5 प्रकार से भाग दे रखे हैं, इनकी प्रत्येक भाग से 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम अभी देखते हैं कि जो क्वेश्चन है उनका जो पहला देखिए, किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है। यहां पूछा गया है कि नहीं है, तो नी उपसर्ग नहीं है, तो नहीं वाला उपस है वो है गे, राइट। इसके अंदर नी नहीं है, निर उपसर्ग है, तो पहले का गे राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। इसके अंदर भी ये जो गे राइट है ये सही होगा। इनके अंदर 2 उपसर्ग है, एक तो इसके अंदर सम है और एक इसका आ उपसर्ग है। और तीसरा क्वेश्चन है, किस शब्द में से उपसर्ग नहीं है, तो इसका कै है वो सही होगा। इसके अंदर सत्य उपसर्ग है। आगे देखिए, इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। इसमें इक प्रत्यय से बना हुआ शब्द कोई नहीं है, चारों ऑप्शन गलत है। और यदि ये गै देखा जाए तो ये इसका सही होगा। इसके अंदर शब्द त्रुटि रही हुई है। यहाँ पर ये जो नाम है वो है आत्मिक। यहाँ ये जो शब्द का नाम है वो है आते और मी के। आगे 5वां क्वेश्चन है, लिखित प्रचलित मोहित किस प्रत्यय के उदाहरण है। ई ते, इत खे राइट, इसका खे राइट होगा। आगे है 6वां क्वेश्चन, गई प्लस अक शब्दों की संधि करने पर शब्द होगा। ये अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, इसका खे राइट होगा। यानी कि ऐ के बाद कोई स्वर आता है तो ऐ और उस स्वर के स्थान पर आई है उसका निर्माण होता है। आगे 7वां क्वेश्चन है, उल्लेख का संधि विच्छेद है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका उत्तर है उत प्लस लेख। यानी ते और दे के बाद यदि ले आता है तो ते और दे की जगह ले होगा, ये इसका नियम है। आगे 8वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हुआ है। तो यहाँ इसका जो उत्तर होगा घे राइट होगा, यानी कि घे घड़ी वाला। ये जो नम शब्द लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है जगदीश, तो इसका घे है वो सही होगा। जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, ध्यान देना, जगत प्लस ईश होगा इसका संधि विच्छेद। यदि संधि विच्छेद आए तो भी देखिए इसका क्या होगा, जय गे ते प्लस ईश। व्यंजन संधि के अंदर आपने एक नियम पढ़ा होगा, उस नियम को आपने देखा होगा कि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आए और उसके बाद में कोई भी स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और ये देखो यशोगान लिखा हुआ, इसमें यश प्लस गान विसर्ग संधि होगी। रमेश के अंदर स्वर संधि और स्वागत के अंदर भी स्वर संधि होगी। आगे 9वां क्वेश्चन है, राजमार्ग का विग्रह होगा, तो इसका विग्रह होगा राजा का मार्ग। राजमार्ग का विग्रह होगा राजा का मार्ग। आगे क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है। यहाँ होगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर शिव का प्रवाचक शब्द है, ध्यान रखना। ये चंद्रशेखर का अर्थ शिव भी होता है, तो जिसके सिर पर चंद्र है, शिखर पर जिसके, वो होता है शिव। घे राइट है। आगे अब पूरे किताब के क्वेश्चन है, जो क्षितिज के पद्य भाग के क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जिनके उत्तर हम अभी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार माना जाता है, वो रचना है भाई सूर सागर। सूर
सागर। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियों को छोड़कर कृष्ण गए थे मथुरा। अगला है, गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर उपमा दी है। गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी की उपमा दी है, तो किसकी दी है भाई? ये कुतुल नहीं है, या कुटिल नाम है। कुतुल गलती से हो गया, यहाँ ये जो नाम था ना वो था कुटिल, कुटिल राजनीतिज्ञ की। अगला क्वेश्चन है, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद कौन क्रोधित हुए थे? यहां आएगा आपका परशुराम। आपने दूसरा तुलसीदास द्वारा लिखा पाठ पढ़ा होगा। आगे देखिए, परशुराम के वचन सुनकर कौन मुस्कुरा रहा था? परशुराम के वचनों को सुनकर कौन? लक्ष्मण। आपको पता होगा लक्ष्मण ने व्यंग्य बाण कसे थे, वहां लक्ष्मण मुस्कुरा रहा था। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कुलिस शब्द का अर्थ है, यहाँ इसका अर्थ होगा पाप, इसमें गैराइट होगा। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 के अंदर। इसके अंदर खैराइट है, 1889 के अंदर जयशंकर प्रसाद का भाई जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि थे? तो इसमें छायावाद युग, यानी कि इसका उत्तर होगा छायावाद युग। यानी जयशंकर प्रसाद थे वो छायावाद काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। आगे देखिए, 19वां क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन है, देखो, कामायनी किस कवि की रचना है? कामायनी के लेखक है, उसका नाम है जयशंकर प्रसाद। जो कामायनी नामक रचना लिखी थी उस कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, बादल किसका प्रतीक है? बादल है वो किसका प्रतीक है? ये उत्साह वाली कविता से लिया गया, जहां आपने पढ़ा होगा क्रांति का प्रतीक है वो है बादल, यानी कि बादल है वो उनको क्रांति का प्रतीक बताया गया है। आगे देखिए, 21वां क्वेश्चन है, कवि निराला का सबसे पसंदीदा क्या था? कवि निराला को सबसे अच्छे लगते थे वो लगते थे बादल। कवि निराला को सबसे अच्छे लग रहे थे बादल। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला जी ने इसमें से किस पत्रिका का संपादन किया? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो आपके हिंदी के कवि हुए थे, उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, और इनमें से वो कौन सी पत्रिकाएं थी जिनका उन्होंने लिखा था? तो वो कवि पत्रिका थी जिसका नाम था समन्वय और मतवाला। गैराइट होगा इसका। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, छविमान शब्द का तात्पर्य है। छविमान शब्द है, ये आपके जो बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान वाले अध्याय से आ रखा है कि भाई छविमान का अर्थ है वो क्या होता है? तो छविमान का अर्थ होता है वो बच्चे को सुंदर बताया जा रहा है, तो इसका अर्थ होगा सुंदर। फसल कविता हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है? अगला क्वेश्चन है भाई, जो फसल कविता है वो हमें किस संस्कृति के निकट लेके जाती है? तो फसल से ही नाम पता चलता है, कृषि संस्कृति, तो इसका सही राइट है, कृषि संस्कृति। आगे देखिए, नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए थे? नागार्जुन है एक कवि है आपके, वो किस धर्म से? वो बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए थे। इसका उत्तर होगा बे राइट, बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मंगलेश डबराली जी की नहीं है? अब जो रचना है जो मंगलेश डबराली, जो आपके पद्य भाग का लास्ट अध्याय है, उनमें से अभी 3 क्वेश्चन आएंगे। हर पार्ट से 3-3 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन आपके बीच में आए, और अभी ये लास्ट पार्ट से है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल जी की नहीं है? तो देखिए, इसके अंदर देखिए, जो 26वां क्वेश्चन है उसका उत्तर है आपका नहीं है पूछा है, तो ये नहीं है, नाश और निर्माण है वो मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। घर का रास्ता है, हम जो देखते हैं पाठ, ये सब है, नाश और निर्माण है वो इनकी रचना नहीं है। मुख्य गायक के गायन की क्या विशेषता होती है? यानी कि जो मुख्य गायक होता है उसके गायन की क्या विशेषता होती है? तो इनका उत्तर होगा खैराइट, उनका स्वर आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, ये इनका उत्तर होगा, तो खैराइट इसका होगा। अब हम आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन, नौसिखिया शब्द का अर्थ होता है। नौसिखिया शब्द का अर्थ होता है, ये होता है जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो, ये गैराइट, इसका गैराइट, जो अभी नया नया सीखना शुरू करता है उसे कहा जाता है नया सीखने वाला। अगला क्वेश्चन है, अंतरा का मतलब क्या है? अर्थात आशय क्या है, अर्थ क्या है? तो अंतरा का अर्थ क्या है ये अभी हम देखते हैं कि गीत का जो चरण होता है, गीत का जो
चरण होता है उसे कहा जाता है अंतरा। आगे क्वेश्चन है संगतकार क्या कार्य करता है, अर्थात संगतकार है उनके द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तो संगतकार है उनके द्वारा मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है, यानी गे राइट इसका होगा। यहाँ आपका ये पद्य भाग कंप्लीट हो गया। जो 30 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ रूप में मिले पद्य भांगे, जो आपके एग्जाम में शायद 4 क्वेश्चन आएंगे जो हमने पहले बात की थी। अब हम बात करते हैं आगे गद्य भाग के इसी प्रकार एबेसेडे के 30 क्वेश्चन। उसके बाद हम अति लघुरात्मक क्वेश्चनों की बात करेंगे जो 2-2 अंक के आएंगे। फिर हम छोटा सा एक गद्यांश और एक पद्यांश है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आपके क्षितिज किताब के गद्य भाग के ये जो क्वेश्चन है, गद्य भाग के ये जो क्वेश्चन है जो टोटल 30 है, वैसे ये पूरा 100 क्वेश्चनों का आपके लिए ये एक बनाया हुआ भाग है। अब हम आगे देखिए 100 क्वेश्चनों का एक बनाया हुआ भाग है। इनमें अब हम चर्चा करते हैं 31वें क्वेश्चन की जो गद्य भाग से आगे है। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई? गद्य भाग का पहला ही पार्ट है, नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी। तो इसका उत्तर होगा मास्टर मोतीलाल ने, मास्टर मोतीलाल ने। तो इसका खैर राइट उत्तर होगा मास्टर मोतीलाल ने नेताजी की जो मूर्ति है उनको बनाई थी। बस्ट किसे कहते हैं? अगला 32वां क्वेश्चन है, बस्ट किसे कहा जाता है? सर से लेकर सीने तक की मूर्ति को बस्ट के नाम से जाना जाता है। स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित सर से लेकर सीने तक की जो मूर्ति होती है उसको कहा जाता है बस्ट। आगे देखिए कौतुक शब्द है, आगे जो कौतुक शब्द का सही अर्थ होगा, कौतुक शब्द का सही अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा उत्सुकता, अर्थात गे राइट होगा ये उत्सुकता। आगे देखिए हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? आगे देखो गद्य भाग का दूसरा पार्ट से आगे देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1899 में, 1899 में इनका जन्म हो गया था। रामवृक्ष बेनीपुरी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से कब जुड़े थे? अगला क्वेश्चन है भाई, रामवृक्ष बेनीपुरी है और राष्ट्रीय स्वाधीनता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, वो कब लिया था? वो लिया था सन 1920 में। इसका खैर राइट होगा सन 1920 में लिया था। और आगे हम चर्चा करते हैं बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक कौन है? बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक है उनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, जिन्होंने बाल भक्त गोविंद नामक पाठ को लिखा था। इनसे आगे आता है यशपाल को जेल क्यों हुई थी? 37वां क्वेश्चन है भाई, यशपाल को जेल क्यों हुई थी? तो वो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो वो चोरी है, मारपीट है, नशा ये तो नहीं कर सकते। तो देखिए क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण, इसका उत्तर सही होगा गे, क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण यशपाल को जेल हुई थी। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों का ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जो मैंने यहाँ दिया वही ऑप्शन सही होगा, ऐसा नहीं, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप एक बार जरूर अवलोकन करें, पढ़ें, याद करने की कोशिश करें और इन क्वेश्चनों को बार बार लिखकर और टेस्ट देकर भी आप प्रेरित हो सकते हो। आगे 38वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह यशपाल का नहीं है? अर्थात इनमें से ऐसी कौन सी कहानी है जिन्होंने यशपाल ने नहीं लिखा था? चित्ता के फूल, ये कहानी यशपाल ने नहीं लिखी थी। ये तीनों की तीनों कहानियां यशपाल के द्वारा लिखी गई है। तो इसका उत्तर होगा गैर राइट। तो चित्ता के फूल है ये यशपाल की कहानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किस लेखक का है? यानी कि जो 39वां क्वेश्चन है वो है भाई तेरी और मेरी उसकी बात, ये एक उपन्यास है, ये किसका है? तो ये है उपन्यास यशपाल का, अर्थात ये उपन्यास यशपाल ने लिखा था, इसमें गैर राइट है। आगे है टूटी फूटी खंडर क्या कहलाते हैं? आगे 40वां क्वेश्चन है भाई टूटी फूटी खंडर क्या कहलाता है? तो इसका भग्नावेश कहा जाता है, इसे टूटा हुआ जो होता है उसे भग्नावेश कहा जाता है, ये है गैर राइट। आगे क्वेश्चन है मन्नू भंडारी का अध्ययन किस शहर में हुआ था? मन्नू भंडारी का अध्ययन राजस्थान के अजमेर जिले से हुआ था। आगे पूछा जाता मन्नू भंडारी की मृत्यु कब हुई थी? तो मन्नू भंडारी 15 नवंबर 2021 को मन्नू भंडारी की मृत्यु हुई थी।
आगे क्वेश्चन आता है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। 43वां क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो इसका गे राइट है 1977 के अंदर इनका जन्म हुआ था। आगे 44वां क्वेश्चन है डुमराव किस नदी के किनारे पाई जाती है। डुमराव एक घास का नाम है जो सैन्य वादक के रूप में इसका प्रयोग हो जाता है, एक छड़ी होती है। ये घास किस नदी के पास में पाई जाती है। तो ये सोन नदी के पास में डुमराव है वो पाया जाता है, इसका गे राइट है। अगला क्वेश्चन है काशी को किस नाम से पुकारा जाता है। जो काशी है उसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो काशी को पुकारा जाता है आनंद कानन नाम से पुकारा जाता है, के राइट है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है। संस्कृति पाठ में जो न्यूटन है उसको क्या कहा गया है। तो इनका है कहा गया है संस्कृति मानव। न्यूटन को कहा गया है संस्कृत पाठ में संस्कृति मानव। अगला क्वेश्चन है आज के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है। ये भी संस्कृति वाले पाठ से कि आज जो आविष्कार हो रहा है उसके पीछे हमें किन प्रकार की प्रेरणा मिल रही है। तो देखिए अंधेरा दूर भगाने की, सर्दी दूर करने की, पेट की आग शांत करने की, ये तीनों ही इनके सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी है वो उत्तर सही होगा। अगला 48वां क्वेश्चन है संस्कृति का संबंध मानव के जीवन में से होता है, अर्थात संस्कृति है उसका संबंध मानव के जीवन में किस प्रकार होता है। तो इसका गे राइट होगा आंतरिक जीवन से होगा। आगे है मोती भर थाल किसे कहा गया। यानी 48 क्वेश्चन तक आपके ये क्षितिज किताब का गद्य भाग पूरा हो गया। अब जो 12 यहाँ जो क्वेश्चन दे रखे हैं 49 से लेकर 60 तक 11 क्वेश्चन है वो आपकी कृतिका किताब से देखने को मिलेंगे। अब देखिए कृतिका किताब में क्या है, मोती भर थाल किसे कहा गया है। नहीं, ये क्वेश्चन भी गद्य भाग का ही है। तो देखिए मोती भर थाल किसे कहा गया है। तो ये देखिए कहा गया है तारों से चमकते आकाश को। ये भी क्षितिज किताब का ही गद्य भाग का ही क्वेश्चन है। अगला देखिए 50 क्वेश्चन लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा है। 50वां भी आपके उसी गद्य भाग का ही क्वेश्चन है जिसका उत्तर है लेखक ने असभ्यता की जननी किसे कहा गया है। तो असंस्कृति है उसको लेखक ने कहा कि ये हमें असभ्यता है वो फैलाती है। अगला क्वेश्चन है हाँ अब आ जाता है दो लड़के बेल बनकर क्या खींचते हैं। हाँ अब ये कृतिका किताब का माता का आंचल नामक अध्याय का सवाल है। यानी 10 के 10 सवाल माता के आंचल कृतिका किताब से हैं। तो देखिए कृतिका किताब में 3 अध्याय है, उनमें से पहले पार्ट के कितने हैं देखिए। दो लड़के बेल बनकर क्या खींचते हैं 51वां क्वेश्चन है जिसमें 2 बच्चे होते हैं वो मोट को खींचते हैं। माँ ने भोलेनाथ के पांवों पर क्या लगाया था। ये भोलानाथ है वो दौड़ कर आता तब उसके पैर के अंदर चोट लग जाती है। तो चोट लगने के कारण उसके जो घाव होते हैं उस घावों के उसके ऊपर उन्होंने पीसी हुई हल्दी को लगाया था। बच्चे हम जोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते हैं। बच्चे हैं वो अपने दोस्तों के साथ मिल जाते हैं तो मिलने के बाद वो तमाशा करने लग जाते हैं। आगे देखिए प्राकृतिक जल संचय को व्यवस्था किस प्रकार करती है। अगला क्वेश्चन के अंदर जो सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ जमा करती है बिल्कुल राइट है। गर्मियों में बर्फ पिघलती है बिल्कुल राइट है। पहाड़ों से निकलने वाली नदियों के लोगों को प्यास बुझे राइट है। इसका गैर राइट होगा यानी इसका उत्तर होगा वो सभी सही होगा। अब हम आगे देखते हैं लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा 55वां क्वेश्चन देखिए। लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा क्या सिक्किमी हो तो उसने क्या जवाब दिया। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर होगा मैं इंडियन हूँ। सिक्किमी स्त्री ने कहा मैं इंडियन हूँ। आगे देखो पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई। पहाड़ी कुत्ते हैं वो किस प्रकार के रहते थे उन्होंने मणि के अनुसार उन्होंने क्या विशेषता बताई। तो मणि ने कहा था कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। इसका क्या उत्तर राइट होगा। 57वां क्वेश्चन है लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था। लेखिका घूमने गई थी उसके ड्राइवर का नाम जितेन था। इसका क्या राइट होगा। अगला 58वां क्वेश्चन है व्यवस्था शब्द का क्या अर्थ होगा। व्यवस्था यानी मजबूरी है वो अर्थ होगा इन गैर राइट होगा। लेखक ने किस भाव से लेख लिखा था, अर्थात जो लेखक है उन्होंने अपने मन के अंदर कौन सा मैं क्यों लिखता हूँ इस पाठ के बारे में बताया जा रहा है कि ये किस भाव से इस पाठ को लिखा था। ये उनमें होगा अनुभूति से, अर्थात उन्होंने अनुभूति ग्रहण करते हुए इस पाठ को लिखा। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ किस विधा का है और मैं क्यों लिखता हूँ पाठ है वो एक निबंध है। तो इसका गैर राइट होगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे जो रिक्त स्थान है उनके बारे में। तो रिक्त स्थान आपको मैंने पहले बताया था कि आपके 10वीं क्लास के अंदर सारे के सारे रिक्त स्थान
व्याकरण से आएंगे तो यहाँ 20 रिक्त स्थान एक साथ दे रखे हैं, 20 के 20 रिक्त स्थान आपके व्याकरण के हैं। तो अभी हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखिए, पहला है गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा का बोध कराते हैं। ये शब्द है वो किस संज्ञा का है? तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा का है। तो पहले का उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्वेश्चन है मोहित शब्द खाली स्थान संज्ञा का उदाहरण। मोहित एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम खाली स्थान प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के प्रकार होते हैं वो होते हैं 6, तो इसको खाली जगह में आएगा 6। मैं अपने आप पढ़ता हूं, यह वाक्य मैं अपने आप पढ़ता हूं निजवाचक सर्वनाम का है, तो यहाँ होगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगली 5वीं खाली जगह है ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो 5वें का उत्तर होगा विशेषण। विशेषण। 6वां क्वेश्चन है यह सुंदर गाय है, वाक्य में विशेषण है। तो यह सुंदर गाय है, गाय की सुंदरता बताई जाती है, तो यहां होगा विशेषण गुणवाचक विशेषण। आगे लिखा हुआ है 7वां क्वेश्चन व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से योग होने पर संधि होती है। तो व्यंजन का योग स्वर से या व्यंजन से ही होता है, तो वो संधि होती है व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वो होता है द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन और यथाशक्ति शब्दों में समास है। प्रतिदिन और यथाशक्ति शब्दों के अंदर समास है, उसका नाम है अव्ययभाव। अव्ययभाव समास। तो 9वें का उत्तर होगा अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन है हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु होता है, तो 10वें का उत्तर होगा धातु। 10वें खाली जगह में आएगा धातु। अगला क्वेश्चन है दादी जी थोड़ा ऊंचा सुनती है, वाक्य में मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया तो होगा ऊंचा सुनना और सहायक क्रिया होगी है। तो मुख्य क्रिया तो ऊंचा सुनना और सहायक क्रिया होगी है। घोड़ा दौड़ता है उदाहरण है अकर्मक क्रिया का। 12वें का उत्तर होगा अकर्मक क्रिया। और अगला क्वेश्चन है अविकारी शब्द ही, जो 13वां क्वेश्चन है अविकारी शब्द होता है उसे अव्यय के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा अव्यय शब्द। अगला क्वेश्चन है गुंजन बहुत ज्यादा बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण होगा। देखिए क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्दों में आता है, तो देखो कौन सा होगा, तो 14वें में उत्तर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो 14वें का उत्तर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और 15वां क्वेश्चन है अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में अव्यय है, तो यहाँ होगा 15वां क्वेश्चन होगा उसमें उत्तर होगा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। 15वें का उत्तर होगा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, ये 15वें का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो सामने शब्द में अव्यय है। 16वां क्वेश्चन है जो सामने शब्द लिखा हुआ इसके अंदर अव्यय कौन सा है, तो देखिए इनमें दो है, एक तो संबंध बोधक अव्यय भी है और एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय भी है। तो इनका उत्तर होगा संबंध बोधक अव्यय शब्द, या इनका उत्तर हो सकता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला 7वां क्वेश्चन है उपसर्ग शब्द के खाली स्थान जुड़कर शब्द का अर्थ बन जाता है। तो देखिए 17वां क्वेश्चन है तो अर्थ बदलने का कार्य करता है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, या तो इसके अंदर होगा पहले, या इसके अंदर होगा प्रारंभ, या इसके अंदर होगा प्रारंभ। तो ये कोई भी तीनों में से एक लिखो, आपका उत्तर सही हो जाएगा 17वां। आगे है 18वां क्वेश्चन 19 शब्द में प्रत्यय है, 19 शब्द के अंदर उन प्रत्यय है। अगला है संस्कृत के प्रत्यय के प्रकार होते हैं, तो 19वें के अंदर आएगा संस्कृत के अंदर प्रत्यय होते हैं वो होते हैं 2 प्रत्यय, आपने पढ़ दिया होगा कृत और तदित प्रत्यय। और 20वां क्वेश्चन है मानवता शब्द में मूल शब्द है, तो मानवता शब्द के अंदर जो मूल शब्द है तो ता प्रत्यय हटाने के बाद में
मानव नाम बसता है, तो इस खाली जगह में उत्तर होगा मानव। आगे अब हम चर्चा करते हैं कि आप के जो पेपर के अंदर जो छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे वो 2-2 अंक के आएंगे, तो वो क्वेश्चन आपके दे रखा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इन ये क्वेश्चन है। इनको भी आप एक बार अध्ययन जरूर करना, एक बार इनको बड़े आराम से पढ़ लीजिए। देखो गोपियां अब धैर्य क्यों नहीं रख पा रही है, तो ये सूरदास वाला जो पहला अध्याय है इस अध्याय से है, इसका भी आपको ध्यान रखना। अब आगे देखिए, दो बार नामक चांदनी, या नाम था छंद, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया, छंद। ये आपका जो 2 वाली लिखा हुआ है तुलसीदास वाले पाठ से, इनके बारे में भी चर्चा करना। मुरझाकर गिर रही पत्तियां क्या संदेश दे रही है, ये जो उस कवि जो पाठ है आपका, जो पत्तियों वाला जो पाठ है उसका वो उनमें से है कि जो पत्तियां गिर जाती है तो हमें किसका संदेश आ जाता है, कि उदासी का संदेश आ रहा है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए पाठ में से है। घेर घेर घोर गगन कवि बादलों से, ऐसा क्यों कह रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये आया हुआ है। हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाया जाता है, ये गद्य भाग का पहले पाठ से आया हुआ है। बाल गोविंद भक्त का मृत्यु के प्रति क्या दृष्टिकोण सा, एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको अपनी पुत्र वधु को उसके साथ किस प्रकार उसको मेलने की कोशिश करता है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी वाले में से है। नवाब साहब ने खरे नहीं, यहाँ खीरा है, खीरे को खाने योग्य किस प्रकार बने, छील कर वो ट्रेन के अंदर बैठते हैं, अकेले बैठने की कोशिश करते हैं, वो उस पार्ट से आए हुए हैं। 10वां क्वेश्चन, लेखक के अनुसार ऐसे बीता किसे कहा गया, ये अंतिम पार्ट क्षितिज किताब से आया हुआ है। अब हम 1-2 पद्यांश है, इस पद्यांश को भी देख लेते हैं। देखिए ये पद्यांश है, ये पद्यांश इस बार देखिए अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान होगा वह क्या नहीं आएगी, अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन आएगा जो 12वां 13वां क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। तो देखिए नीचे 3 क्वेश्चन दे रखे, इनमें से छांटकर अर्थग्रहण संबंधी की क्वेश्चनों का उत्तर देना है, और ये तीनों के जो संगतकार का जो पाठ है उनकी ये व्याख्या दे रखी है। अगला क्वेश्चन है जो गद्यांश है, इनको भी एक बार आराम से आप पढ़ लीजिए, 2 मिनट वीडियो को रोक कर भी आप इसको आराम से लिख कर भी देख सकते हैं। ये आपके जो संस्कृति वाला पार्ट है उनमें से आया हुआ है, जो भी 3 सवाल दे रखे हैं इन तीनों का भी आपको जवाब देना है आराम से। अब आगे देखिए अपठित पद्यांश आया हुआ है, अपठित पद्यांश भी आपको पता होगा तीसरा चौथा क्वेश्चन आपके पेपर का रहेगा, वो अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश होगा, ये भी आपके यहाँ दे रखा है। इनमें भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको बड़े आराम से ऊपर से छांट कर इसको आराम से लिखने होंगे। और आगे अपठित गद्यांश दे रखा है, जो भी आपके इनमें 3 क्वेश्चन, वैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा आएगा, ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी आपको जवाब देना। पढ़ाई जीवन का आधार है, समय का सदुपयोग करें भाइयों, यही सब कुछ है, इसलिए पढ़ाई करना अनिवार्य है। इस पेपर को बड़ी आराम से पढ़ना, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।